आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कर्नाटक से आता हूं, जहां पर मेरी बोली कन्नड़ में होती है और मैं ये अपने आप को समझता हूं मैं बड़ा भाग्यशाली हूं कि इस गंगा जी के तट पर बसा ये क्षेत्र संविधान सभा के प्रोटम अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की ये भूमि है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो पहली बैठक हुई उसमें उन्होंने अध्यक्ष पद स्वीकारा था। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वो बाद में अध्यक्ष बने। बिहार की धरती पर महात्मा बुद्ध ने तपस्या करके ज्ञान पाया। इसी ज्ञान की रोशनी सारी दुनिया में पहुंची है। आज सारी दुनिया ये चाहती है कि बुद्ध ने जो संदेश दिया है शांति का, तो हमें क्या बुद्ध चाहिए, क्या युद्ध चाहिए? तो लोगों ने ये कहा हमें बुद्ध चाहिए। इसीलिए सभी लोग शांति का मार्ग ढूंढ रहे हैं। लोग लड़ लड़ के थक गए हैं। आखिरी में क्या चाहते हैं? समझौता। आखिरी में क्या चाहते हैं? शांति। आखिरी में के बुद्ध के मार्ग को आते हैं और वो बुद्ध, वो महावीर इसी धरती में पैदा हो गए, बिहार के धरती। भाइयों, गुरु गोविंद सिंह वो भी बिहार के पटना में। सारे महापुरुष, समाज सुधारक इसी धरती पे पैदा हो गए। ये याद रखो आप, जो पुरानी बातें हैं, जो अंधश्रद्धा की बातें हैं, जो धोखाधड़ी की बातें हैं, जो एक दूसरे को झूठ बोलना सिखाते हैं, तो उसको तोड़ने वाले अरे बैठो भाई चुप, इसको तोड़ने के लिए ही इस धरती में समाज सुधारक और नए धर्म की स्थापना करने वाले महात्मा बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, ये सब यहाँ के हैं। उसके बाद में समाज सुधारक यहाँ पर बहुत से नेता लोग भी आजादी के बाद, आजादी के पहले भी पैदा हुए। यह ऐसी भूमि है, इनको सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मोदी जी भी आके यहाँ अपना भाषण देते हैं। वो समझते हैं कि बिहार वालों को ज्ञान की कमी है। अरे भाई, अपना ज्ञान जाकर तुम गुजरात में सिखाओ, बिहार में मत सिखाओ। बिहार के लोग समझे हुए हैं, अच्छी बात को समझते हैं, उसूलों को समझते हैं और उन उसूलों पे चलने के लिए यहाँ के लिए लोग तैयार है। और दुनिया के लोग बिहार आते हैं, जापान से आते, थाईलैंड से आते और कहीं कहीं से आते। गुरु नानक की जगह बाहर से लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं। तो हाँ, गुरु गोविंद सिंह, तो सभी लोग यहाँ आते। तो ऐसी गुरुओं की धरती है। तो इसमें बीजेपी के लोग आकर हमको पाठ पढ़ाने के लिए आते हैं। महात्मा गांधी जी अपना जो चंपारण, जो उनका यात्रा था,
वो देश को आजादी दिलाने के लिए वो यात्रा था, वो भी यहीं से निकला। यानी हर चीज जो देश के भलाई के लिए होती है या हो रही है, वो बिहार से शुरू होता है। तो इसको हम बचा के रखना चाहिए। और हम जो कह रहे हैं, जय बापू, जय भीम, जय संविधान, ये जो महान धरती पर आना मेरे लिए तो सौभाग्य की बात है, लेकिन मैं ये समझूंगा कि मैं यहाँ आकर जो लोग बिहार में पैदा हुए और देश विदेश में उनके तत्वों का, विचारों का फैलाव हुआ, उन लोगों को मैं नमन करता हूँ। राजपुर की जनता जिंदाबाद। लेकिन ये देखकर यहाँ पर महान लोग जो हो गए हैं, अरे सुनो भाई, जिंदाबाद के नारे पहले बाद में लगाओ, पहले सुनो क्या बात है, हम क्यों पिछड़े हुए हैं, क्यों हम लोग हमको कैसा रगड़ रहे हैं, उसका पहला अध्ययन करो। उसके बाद जिंदाबाद क्या बोलना है बोलते जाओ। जिंदाबाद जब आपकी विचारों का अगर जिंदाबाद होता है तभी जिंदाबाद बोलो। जब आपका विचारों का ही अगर हमारे विचारों को ही कोई कुचल रहा है, कोई हमको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, उस वक्त हमको अपने विचार को फैलाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। भाइयों, प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए है, ये बिहार के अच्छाई के लिए नहीं किए वो। अब नीतीश कुमार तो एक दिन यहाँ, वो एक दिन उधर, और क्या वो देश के लिए गए क्या? अपने लोगों के हित में गए? एक बार हमारे गोद में आते हैं, यहाँ का होने के बाद कुछ अंदाजा लगा कि इस बार बीजेपी आने वाली है, तो फिर इधर से उठ के यहाँ से एकदम उधर जाते हैं। तो ये देश के अच्छाई के लिए एक नहीं होते, देश को बर्बाद करने के लिए, अछूतों को बर्बाद करने के लिए, बैकवर्ड लोगों को बर्बाद करने के लिए और किसानों को बर्बाद करने के लिए बार बार टूटते हैं, फिर जुड़े जाते हैं। यह आप ध्यान में रखो। कोई किसी एक चीफ मिनिस्टर बनने से देश का उद्धार नहीं होता। देश के उद्धार उस वक्त ही होगा हम सब मिलके अगर देश के लिए काम करेंगे, गरीबों के लिए काम करेंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और देश भी आगे बढ़ सकता है। भाइयों, ये बजट सत्र में परसों हुआ, इसमें क्या हुआ? इसमें सिर्फ मोदी जी ने एक बिल ला के अपने लोगों को कहकर जबरदस्ती से ये वक्फ बिल बना लिया। भाई आज तक उस पे किसी का तकरार ही नहीं था, लेकिन अब जहां झगड़ा नहीं हो रहा था, जहां डिस्प्यूट नहीं है, वहां मोदी जी डिस्प्यूट कराने लगते हैं, झगड़े कराने लगते हैं और लोगों को हिंदू और मुसलमान में बांटने के लिए, बैकवर्ड्स और अमीरों को अलग करने के लिए, बैकवर्ड और अति बैकवर्ड को अलग करने के लिए ये काम करके उन्होंने देश को इतना तबाह और तंग कर दिया है
आज लोग परेशान हैं, देश के लोग। और ये सब षड्यंत्र आरएसएस और बीजेपी का है। आरएसएस और बीजेपी ये गरीबों के दोस्त हो नहीं सकते, किसानों के दोस्त हो नहीं सकते, और महिलाओं के दोस्त भी नहीं हो सकते, क्योंकि मनुस्मृति में क्या लिखा है? जैसा शूद्रों को दूर रखते हैं वैसा ही महिलाओं को दूर रखना चाहिए। उनको शिक्षण नहीं देना और कौन से भी पवित्र कामों में महिलाओं की भागीदारी नहीं होना। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर अपने संविधान में ये प्रथम महिला को आद्यता दी, नेहरू जी ने दी, गांधी जी ने दी। ये सब लोग महिला के प्रति आदर और सम्मान के साथ उनको संविधान में जगह दिया। इसीलिए आज हमारे महिलाएं जिला पंचायत, तालुका पंचायत, म्युनिसिपालिटी, मेयर इलेक्शन में आए हैं या नहीं आए? आए ना? ये पहले था कभी? हमारे समाज में ये सब लोग कुचले हुए थे। इनको ऊपर उठाने का काम कांग्रेस किया, किसी ने नहीं किया। ये आप सोच लीजिए, कोई आपके पास आएगा जाति के नाम से वोट पूछेगा, कोई आएगा आपके पास अपने लोगों के हित में पूछेगा, और कोई आएगा सबकास्ट के नाम से वोट पूछेगा। ये सब लोग गरीबों को लूटने वाले हैं, गरीबों की भला करने वाले कोई पार्टी भी नहीं। मैं और एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। हाल ही में नेशनल हेराल्ड पेपर का नाम सुने आप? नहीं। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 1937 में, 1937 में ये नेशनल हेराल्ड पेपर निकाले थे। कई के लिए निकाले थे? देश के जनता को जागृत करना, देश को आजादी दिलाना, ये पेपर था। एक पेपर अंग्रेजी का जो नेशनल हेराल्ड पेपर है, एक पेपर था हिंदी में नवयुग नहीं, नवजीवन, और तीसरा था पटना से निकलने वाला कौमी आवाज। ये तीन पेपर जवाहरलाल नेहरू जी ने निकाला जनता की आवाज ब्रिटिश तक पहुंचाने के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताने के लिए और लोगों को जागृत करने के लिए। अरे उस पेपर के अब जो चेयरमैन है, डायरेक्टर्स है, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, और मैं भी हूं अब 5 साल से। अरे इनको डराने के लिए आप नेशनल हेराल्ड की प्रॉपर्टी जब्त करते हो। अरे वो कंपनी ऐसी कंपनी है जिसका कोई फायदा ले नहीं सकता, कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता, कोई बेच नहीं सकता। ये है कंपनी। क्या उनका सोनिया गांधी को आने वाला है प्रॉपर्टी? क्या प्रियंका गांधी जी को आएगा वो प्रॉपर्टी? क्या राहुल गांधी जी को वो प्रॉपर्टी आएगा? नहीं। वो प्रॉपर्टी, वो कंपनी कभी बेच नहीं सकती। वो नेशनल हेराल्ड और कौमी आवाज और हिंदी का जो अपना
नवजीवन इसका ही रहेगा। लेकिन आप क्यों कर रहे भैया काम? कानून आपको मालूम है, इसका पैसा कोई हड़प नहीं सकता, इसका पैसा कोई लेकर नहीं जा सकता। ये तो उस एक्ट में है और उस कानून में है, ऐसी कंपनी है। लेकिन मोदी जी और ये शाह, ये आरएसएस के लोग सोनिया गांधी के डराकर राहुल जी को डराने की कोशिश कर रहे हैं, प्रियंका जी को डराने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग कभी डरने वाले नहीं, किसी के सामने झुकने वाले भी नहीं। आप अरे जिस घर में इंदिरा गांधी देश के एकता के लिए अपनी जान कुर्बान की या नहीं की? अरे ये भी आवाज नहीं आता, तुम कह गए हो। राजीव गांधी जी के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए देश के, जब उनके टुकड़ों को, शरीर के टुकड़ों को जमाने में उनको जमा कर दिल्ली लाए, उसको कोई पहचानते नहीं थे। उनकी सूरत कहाँ है, उनके पैर कहाँ है, उनके हाथ कहाँ है, कोई नहीं पहचानता था। ऐसा खानदान है, यह है गांधी फैमिली। और इनको तुम नेशनल हेराल्ड में केस डालकर, चार्जशीट डालकर डराने की कोशिश कर रहे हैं। 25 तारीख को फिर उन्होंने बुलाया। मैं आपसे अपील करूंगा, हर लोग उठो, खड़े हो, देश के संविधान को बचाओ। गांधी फैमिली देश के लिए मर मिटी। नेहरू जी खुद 13 साल जेल में थे और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तो जान दिए। कोई है ऐसा जान देने वाला? कोई है बीजेपी में? कोई है आरएसएस में? अरे तुम्हारे घर में एक कुत्ता भी नहीं मरा और तुम देश के स्वाभिमान की बात करते हो। अरे हमने दिया है, खून बहाया है, लाखों कांग्रेस के लोग जेल में गए हैं और इस देश को आजादी दिलाए हैं। जिस महापुरुष महात्मा गांधी ने इस देश को आजादी दिलाई, उसी को गोडसे ने अपना पिस्तौल चला के उनकी जान ले ली। कौन लिए जान? यही लोग लिए, यही लोग लिए। अगर आजादी मिलती थी आपको अगर गांधी जी नहीं होते, अगर नेहरू जी नहीं होते, ये लोग अगर कोशिश नहीं करते, अपनी जान नहीं देते, आप कहां? आरएसएस का तो कोई मालूम ही नहीं। ये तो ब्रिटिश के एजेंट थे, उनके पास नौकरी करते थे और माफी चिट्ठी मांग देते थे और उसके लोगों की पूजा करते हो। उनको सोच बीजेपी, अरे उनके साथ ये तुम्हारे को इनो मिल गए, यहाँ के अध्यक्ष, सॉरी यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप किनसे मिले? जो गांधी जी को मारे उन लोगों से मिले, जो नेहरू जी के उसूल को बर्बाद किए उन लोगों से आप मिल रहे हो। देश के लिए जो इंदिरा गांधी जी ने अपना जान न्यौछावर किया, उन लोगों, वो जो उनके खिलाफ जो लोग मारने, उनके साथ आप गए। गांधी जी, राजीव गांधी जी जो इस देश में एकता रहने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, उनको मार रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ तुम हो, तो इनको सबक सिखाना जरूरी है या नहीं?
आप इसीलिए जनता को उठाओ, जनता को बोलिए, नौजवान साथियों को बोलिए कि आपके साथ कदम पे कदम मिलके चलकर इस देश में हम फिर से कांग्रेस की सरकार और गठबंधन की सरकार को मजबूत करके फिर एक बार हम सत्ता में आएंगे। हम सत्ता के लालची नहीं हैं। अगर लालची होते तो आज राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जाते हैं पैदल। अरे ये मोदी और उनके शिष्य लोग 4 कदम भी नहीं चलते, सिर्फ इन्हों कब चलते मालूम है? आरएसएस का वो क्या होता है, तुमड़ी बजाते, उस वक्त 1-आधा किलोमीटर चलते हैं। अरे हजारों किलोमीटर चलने वाले लोग हमारे पास है, देश को दिशा दिखाने वाले लोग हमारे पास है। और आजादी के पहले नेहरू जी ने अपना घर दान दिया कांग्रेस पार्टी को और देश के लिए, उसका नाम है आनंद भवन और स्वराज्य भवन। ये संपत्ति, अपने घर की संपत्ति उन्होंने बांटी। क्या अब सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी उस संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं? अरे है सो तो खो लिए वो, कोई बाप को खो लिया, नानी को खो लिया, नाना को, पटनाना को, सब इस देश में लड़ने वाले लोगों को उन्होंने खो लिया। और उनके खिलाफ आज आरएसएस और बीजेपी बहुत बातें करती है। इसीलिए आपको सतर्क रहना होगा, आप मिलके काम करने वाले। इसीलिए भाइयों मैं और ये मोदी जी और बीजेपी दुश्मनों के जैसा हमको देखते हैं। और जो आज उन्होंने हमारे सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के ऊपर और वाड्रा के ऊपर जो केस डाले, चार्जशीट डाल रहे हैं, ये सताने के लिए और कांग्रेस को खत्म करने के लिए उनका इरादा है। क्योंकि अगर गांधी फैमिली दब गई, झुक गई, तो कांग्रेस के लोग मायूस हो के बाहर नहीं निकलेंगे, ये उनका है। लेकिन गांधी फैमिली, सोनिया गांधी जी हो, कोई हो, गांधी की फैमिली के कोई झुकने वाले नहीं है। वो लड़ते रहेंगे जैसा कि उनकी नानी लड़ी, कि पिताजी लड़े, उसके नाना लड़े। ये लोग लड़ाकू है और देश के लिए बहुत कुछ इन्होंने काम की। लेकिन आज के लोग सिर्फ ईडी का इस्तेमाल करते हैं, सीबीआई का इस्तेमाल करते हैं और सीईसी का इस्तेमाल करते हैं। ये सब अपनी ताकत के ऊपर, बल के ऊपर कांग्रेस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ईडी से कांग्रेस दबने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं। और सीएजी रिपोर्ट आई थी पहले, स्मार्ट, वो क्या है, अपना विनोद राय ने रिपोर्ट दिया था, उसके ऊपर इतना बवाल मचा कि अपप्रचार करने के बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई। तो मैं पूछता हूं, वो रिपोर्ट का क्या हो गया? कहां है स्पेक्ट्रम के पैसे, किसके पास है? तो ये लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों को डराते हैं। लेकिन लोग आज होशियार हो गए, ये डरने वाले नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी जी यहाँ आए थे, मैं उनका एक भाषण
सुना था 2015 में या 16 में उन्होंने क्या कहा था कि यहां पर स्पेशल स्टेटस देने की बात की थी और बिहार वाले मुझे सहयोग दो, मैं आपको जो मांगे वो पैसे दूंगा। लेकिन मैं इनके 11 झूठ तो पार्लियामेंट में बोला हूं। फिर एक बार मैं आपको बोलता हूं मोदी के 11 झूठ। 100 दिन में विदेशों में काला धन वापिस लाऊंगा इन्होंने कहा या नहीं कहा? 15 लाख आपके जेब में डालूंगा। डाल दिए? नहीं डाले? अरे बिहार वालों को तो दिया होगा, क्योंकि नीतीश कुमार इधर से उधर भागता, उधर से इधर आता है, दिए होंगे भाई तुमको। तुम झूठ बोल रहे हो नहीं? अच्छा, हर एक के खाते में 15 लाख 100 दिन में लाने वाला था, नहीं लाए। 2 करोड़ नौकरियां हर साल। अब कितने साल हो गए? 11 साल। तो 22 करोड़ नौकरियां कहाँ हैं? पूछो ना, नीतीश कुमार को पूछो कि 22 करोड़ नौकरियां तुम और तुम्हारे दोस्त देने वाले थे, वो कहाँ है? हमारे को दे। हमारे बच्चे बाहर जाते हैं। आज 2 करोड़ लोग बिहार से बाहर जाते हैं नौकरी के लिए, काम करने के लिए। मेरे एक ही घर में 4-5 बिहार के बच्चे हैं बेंगलुरु में। तो आप सोचिए कितने लोग यहां छोड़ के जा रहे हैं। क्या नीतीश कुमार तुम और तुम्हारे दोस्त मिलकर 22 करोड़ यहां देंगे नौकरियां देश में? कम से भाई देश में नहीं मिला, बिहार में तो दो, 1-2 करोड़ नौकरी तो दो। और जो सपोर्ट करने वालों को मैं पूछता हूं कि किस लिए उन्होंने गया, ऐसा धोखा क्यों दिया? और ऐसा धोखा देने वाले लोगों के साथ अगर ये रहेंगे, पूरा देश भी बर्बाद कर देंगे। और बोले मैं पेट्रोल डीजल सस्ता करूंगा, एलपीजी सस्ता करूंगा, ये बोले। लेकिन उल्टा दाम बढ़ रहा है। परसों ही बढ़ा, गैस का, पेट्रोल का, सबका दाम बढ़ा। ये मोदी का चौथा झूठ। 2022 तक गंगा साफ करूंगा। अरे गंगा साफ करके क्लीन अच्छा पानी दूंगा बोले, तो इन्होंने गए गंगा में पानी साफ नहीं, इसलिए इन्होंने डुबकी नहीं मारी वहां। ऐसा 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 करके फिर उतरे, चढ़े। अरे तुम खुद डुबकी नहीं मारते हो उस पानी में, और 2022 में गंगा साफ करूंगा। गंगा माँ मुझे बुलाई है, मैं आया हूं। और कल बोलेगी गंगा माँ तुम जाओ फिर जाना गुजरात तरफ जाओ। आप बहुत उनको सर पे बिठाए और वो जितना चाहे उतना आपका खून चूस रहे हैं, बीजेपी और आरएसएस मिलके। भाइयों, छठवां झूठ उनका, किसानों की आमदनी 2 गुनी करूंगा। बोले या नहीं बोले? बोले, ठीक। 222 तक भारत में रहने वाले हर एक को घर दूंगा। दिए आपको? कोई हमारे मित्र यहाँ बोल रहे थे कि पहले इंदिरा आवास में बहुत से लोगों को घर मिले। अब मोदी जी के जमाने में ये 2022 में ही देना था, दिए उनको।
दिए लोगों को घर नहीं। और खैर ये तो हमको लागू नहीं होता। बिहार में तो इतने ट्रेन का दिक्कत है, लोग गड़बड़ी से आते हैं, उनको मिलता नहीं। छठ में और दीपावली में और होली में लोग इधर आने के लिए तरसते हैं बाहर से, उनको ट्रेन भी सरकार नहीं छोड़ती और हर चीज महंगी कर दी है। मैं हवाई चप्पल वालों को फ्लाइट में बिठा के भेजूंगा। भाई पहले तो 5,000 का दिया, अब 25,000 रुपए दिए तो भी टिकट नहीं मिलता। कहाँ गरीब हवाई चप्पल वाले का बैठेगा साहब? फिर भी अदानी अंबानी ही बैठेंगे, हमारे लोग कोई बैठेंगे नहीं। और उनका नौवां झूठ एमएसपी गारंटी का, वो भी उसमें कर। महंगाई खत्म कर दूंगा और मेक इन इंडिया मैं कारखाने खोलूंगा। लेकिन यहाँ से जितने कारखाने यहाँ पर है वो कारखाने बंद हो गए। बिहार में 40% शक्कर का उत्पादन पहले यहाँ होता था, अब कितना होता है? 4%। मालूम है आपको? 40% उत्पादन बिहार से होता था, अब यहाँ 4% हो रहा है। ये मोदी इसलिए अच्छे दिन आएंगे, आ गए अच्छे दिन। करो पूजा उसकी, करो उसकी वाह वाह। अरे जो आदमी खुद झूठ बोलता है, लोगों को झूठ का सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो इसीलिए इस झूठों के सरदार को आप नजदीक आने मत दो। गठबंधन को वोट देकर मजबूत करो तो तुम्हारे साथ देंगे। और उसका एक 12वां झूठ, ये तो मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। उन्होंने क्या कहा था? ठोक ठोक कर बोला था मैं पैकेज दूंगा, 2000 टन वाले पैकेज दूंगा और इसका आपको कोई अब तक नहीं दिया, मैं दूंगा। तो उन्होंने क्या कहा था? मैं आपको कहाँ गए, डालो उसको, मैं आपको वीडियो से दिखाता हूँ, क्योंकि आप बोलेंगे खड़गे साहब कुछ झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी खुद बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क्या तुम्हारा आईपैड भी छीन लिया क्या मोदी? यहीं से करना चाहता करो करो 50,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 70,000 करोड़ की ज्यादा करो, 75,000 करोड़ की ज्यादा करो, 80,000 करोड़ की ज्यादा करो, 90,000 करोड़ की ज्यादा करो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आज वादा करता हूं, दिल्ली सरकार कान बराबर ठीक रख के सुन लीजिए, कान खोल के आप भी सुनिए। 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देगी। 1.25 लाख करोड़ रुपया मैं आज बिहार के पैकेज की घोषणा यहीं से करना चाहता हूं। करो करो 50,000 करोड़ की ज्यादा करो,
इसने कहा लोगों को, हजारों लोग बैठे थे उनके सामने, 18 अगस्त 2015 को इन्होंने बोला, उन्हीं के शब्दों में मैं आपको सुनाया। अब तो आपकी खातरी हो गई मोदी जी क्या बोले। मिला होगा आपको 1,25,000 करोड़ बिहार के लिए देने वाले थे। मैं पूछता हूं वो 1,25,000 रुपए क्या मोदी जी और नीतीश जी दोनों मिलके बांट लिए? ये मेरे शब्द नहीं, उन्होंने ही बोला, इसीलिए फिर एक बार मैं उनके शब्द में ही बोलूंगा। मोदी ने क्या कहा, मैं यहाँ अपना वादा पूरा करने आया हूं। मैंने कहा था 50,000 करोड़, आपको कितना चाहिए? 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 80 या 90,000 करोड़? मैं यहाँ 1,25,000 करोड़ का पैकेज देने के लिए आया हूं। कहाँ है वो पैकेज? कहाँ है मोदी जी? तो ये मोदी जी का झूठ और एक झूठ, झूठ के ऊपर झूठ ये बोलते रहते हैं, तो और लोगों को बेवकूफ वो नहीं बना सकते। अरे बाद में दो ना भाई, मेरे पास देना हो, बाद में दो। किसी को नहीं पता कि आज तक ये कितने झूठ बोले हैं। इसका पूरा मैं 35 सालों में बेरोजगारी इतनी बड़ी है कि सभी लोग आज त्रस्त हैं, और हम ये चाहेंगे कि इनके बनाए हुए कोई काम नहीं है। जो कुछ बनाया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, चाहे वो IIM हो, IIT हो, चाहे एम्स हो, डैम्स हो, पब्लिक सेक्टर हो, ये सब जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाया, कांग्रेस ने बनाया। आप क्या बनाए? आप तो झूठों की फैक्ट्री तैयार करें, झूठों की फैक्ट्री तैयार करके लोगों को गुमराह कर रहे हो। ये नहीं चलेगा। आप एक आदमी को, लोगों को एक बार झूठ बोल के उनको फंसा सकते हैं। चंद लोगों को आप बेवकूफ चंद दिन के लिए बना सकते हो, सारे लोगों को एक बार बना सकते हो, लेकिन सारे लोगों को सदा के काल कभी भी उनको आप झूठ बोलने का जो आज तुम्हारा चल रहा है, इसमें वो आएंगे नहीं, इस झांसे में नहीं आएंगे। सबको फूल नहीं कर सकते, सबको बेवकूफ नहीं बना सकते। अब जागृत हुए लोग, इसीलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि ये जो लोग हैं, और मैं बहुत देर आपका समय नहीं लेना चाहता हूं, और यहाँ पर तो इतने हैं, ये बिहार तो ह्यूमन इंडेक्स में 36वें नंबर पर है। ये 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरीज है। इसमें इसका नंबर कितना है? 36वां नंबर। ये इनका डेवलपमेंट नीतीश डबल इंजन का, और ये डबल इंजन की बात कर करके यहाँ तक आए। इसके आगे डबल इंजन की बात नहीं होती, एक ही इंजन रहेगा, पावरफुल इंजन रहेगा, वो गठबंधन का इंजन रहेगा। और इसीलिए मोदी को मैं ये कहना चाहता हूँ, आप बार बार झूठ मत बोलिए, और RSS और उनके लोगों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ
बाबा साहब अंबेडकर के बारे में झूठ बोलना बंद करो, नहीं तो लोग तुमको सड़कों पे ठहरा ठहरा के हाथ पकड़ के पूछेंगे क्या गलती थी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। अरे बाबा साहब अम्बेडकर जब लखनऊ आए थे, उन्होंने खुद ये कहा, बाबा साहब ने कानून मंत्री होते हुए लखनऊ में ये बात कहा, मैं केंद्र सरकार में भागीदार हूं, लेकिन मैंने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ा। मैं कांग्रेस का सदस्य नहीं हूं। कांग्रेस ने केंद्र सरकार में शामिल होने के लिए मुझे निमंत्रण दिया था, बिना शर्त मैंने ये निमंत्रण स्वीकार किया। ये बाबा साहब का कहना है, और बाबा साहब ये खुद कहते हैं मुझे हराने वाले लोग डांगे और सावरकर है, और कोई मुझे नहीं हराया, यही लोग हराए। उनकी भाषा ये है, फिर क्यों भाई आप पुकारते फिरते हो अंबेडकर का अपमान हुआ, हम अपमान किए क्या? ये हमारा गलती था कि हमने जो बाबा साहब को यहाँ पर जो बुला के खासकर नेहरू जी ने आमंत्रण दिया और उनको कानून मंत्री बनाया, क्या हमारी गलती थी? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर बना के फिर से उनको लाकर चुन के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए, क्या ये हमारी गलती थी? क्या हमारी गलती थी? नेहरू जी ने कानून मंत्री बनाकर उनको अपने साथ लिया देश की सेवा करने के लिए। तो दोस्तों, ये झूठे लोगों की बात मत आप सुनो। सही जो रहता है वो बहुत दिन चलता है, और झूठ ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। और ये झूठ बोलते बोलते यहाँ तक आए, ये आगे चलने वाला नहीं है। और आखिरी में मैं आप सबको यही कहूंगा कि बिहार के प्रगति के लिए, बिहार के उन्नति के लिए, बिहार के शैक्षणिक जो स्तर है इसको बढ़ाने के लिए, हमारे बच्चों को अच्छा शिक्षा देने के लिए बीजेपी को हटाओ, नीतीश को हटाओ, क्योंकि ये नीतीश ही उधर से इधर खेल खेलता है। अरे खेल खेलने वाले को अगर हटा दिए तो बीजेपी ऑटोमेटिकली गिरती है। तो मेरा यही आपसे विनंती है, आने वाले दिन में, नजदीक है इलेक्शन 4-6 महीने में, आप लोग गठबंधन को जिताओ, जिताएंगे। अरे मेरे जैसा 80 साल के ऊपर हो गया, 83 इयर्स मेरी आवाज अभी बुलंद है, तुम वो करेंगे, ये बोलो जोर से, गठबंधन को जिताएंगे, जिताएंगे, बीजेपी को हराएंगे। इसीलिए जय बापू, जय भीम, जय संविधान, जय हिंद, जय कांग्रेस, जय गठबंधन। सबको धन्यवाद। और आखिरी आवाज मैं दूंगा, एक आप सभी लोग बोलना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। को वहां जो कोने में ठहरे, इधर ठहरे, कम से कम जय हिंद बोलो वहां से, ताकि मोदी उठे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सबको धन्यवाद। इतनी कड़ी धूप में भी होते हुए अपने भाषण सुनने के लिए चंद लोग बैठे थे, मैं उनको धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जो विचारधारा पे विश्वास रखता है वही जीत सकता है।
वही काम कर सकता है। तो इतना कह के मैं अपने बात को समाप्त करता हूं। फिर एक बार जय कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद।